अब हम अपने दूसरे खास मेहमान के पास जाना चाहते हैं, कपिल सिब्बल साहब, जो कि अशोक गहलोत की तरफ से आप कोर्ट में आए और आप राज्यसभा के सांसद भी हैं कांग्रेस पार्टी के। सिब्बल साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता नहीं कि आप सुन पाए कि नहीं कि सचिन पायलट की तरफ से जो वकालत कर रहे थे उन्होंने अपना क्या दलील रखी, लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कुछ मुख्य पॉइंट, उन्होंने ये बोला कि ये मामला बिल्कुल कोर्ट में जाने लायक है, क्योंकि इसमें स्पीकर ने जो रवैया अपनाया है वो एक पक्ष के को फेवर करने के लिए पहुंचा है। इनको कैसे मालूम, इनको कैसे मालूम कि स्पीकर एक तरफिया फैसला करेंगे? मुकुल जी को मालूम है क्या? जज साहब को भी मालूम है? उनका ये कहना है कि 3 दिन में ये जो नोटिस दिया उसकी वजह से। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट है, महाचंद्र प्रसाद की और रवि नायक की 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहां 3 दिन के नोटिस को बहाल किया गया। ये कहा कि ये जो रूल्स हैं ये असेंबली के रूल्स हैं, ये कोई मैंडेटरी रूल्स नहीं है। तो मतलब कि ऐसा है ना, प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक उदाहरण दे दो हिंदुस्तान के इतिहास में, 1992 की जजमेंट के बाद, 1992 की जजमेंट क्योटो होलोवन की हुई, उसके बाद हिंदुस्तान के इतिहास में दे दो कि स्पीकर की कार्रवाई को रद्द किया हो या उस पर रोक लगाई हो। इतिहास की बात है, ये तो जजमेंट्स की बात है ना। आपको लगता है सिब्बल साहब, मेरे ख्याल जो 92 के एससी की वर्डिक्ट की आप बात कर रहे हैं वो ये वाला तो नहीं है, विद रिगार्ड टू 10th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू शुड नॉट कवर एनी स्टेज प्रायर टू मेकिंग अ डिसीजन बाय स्पीकर एंड चेयरमैन। हाँ, उसमें साफ लिखा है कि जब डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल होती है उसका नोटिस लाजमी है कि जिसके खिलाफ फाइल हो उसके पास जाए, ये रूल्स में लिखा है, और उसको फिर मौका दिया जाता है कि उसका जवाब दे। और जब ये नोटिस गया तो इन्होंने तुरंत रिट फाइल कर दी, और उस जजमेंट में ये लिखा है कि जब तक स्पीकर फैसला नहीं करेगा कोई अदालत उस पर रोक नहीं लगा सकती, कोई भी अदालत उस पर रोक नहीं लगा सकती। ये उस जजमेंट में लिखा। क्यों नहीं रोक लगा सकती? आपका कहना है कि ये दोनों मामले अलग अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। उसमें रोक क्यों नहीं लगा सकती, ये भी लिखा है कि स्पीकर जी जो कार्रवाई है जब से नोटिस इश्यू हो और जब तक वो फैसला नहीं कहे, वो कार्रवाई हाउस के अंदर गिनी जाएगी, आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 के तहत, कि वो कार्रवाई असेंबली की कार्रवाई मानी जाएगी, उस पर कोई रोक नहीं लग सकता। लेकिन जब स्पीकर फैसला करेगा उसके ऊपर 4 ग्राउंड्स पे उसका फैसला रद्द हो सकता है, बट फैसला करने के बाद, उससे पहले नहीं। और वो 4 ग्राउंड्स हैं कि वो मैनाफाइड से पहले नहीं। लेकिन सिब्बल साहब, फैसले से पहले आप कोई इस बात को आप किस तरीके इस बात को आप किस तरीके से देखेंगे सिब्बल साहब, कि उनका यह कहना है कि ये कोई भी फैसला जब सत्र चल रहा था उस समय नहीं हुआ है। एक होटल में मीटिंग हुई सीएलपी की, एक चीफ मिनिस्टर के आवास पर मीटिंग हुई और उस पर स्पीकर ने एक नोटिस दे दिया। तो जब सत्र सेशन में नहीं है तो फिर आप नोटिस कैसे दे सकते हैं? इस दलील का आप जवाब कैसे दें? पहले तो आप नोटिस पे टिप्पणी कर नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कहती, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है। पहली दूसरी बात, आपने नोटिस पढ़ा ही नहीं। उसके नोटिस में केवल ये नहीं लिखा, उस नोटिस में लिखा है कि इनके लोगों ने जाकर आज तक से बात की, CNN, IBN से बात की, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो, और जो सरकार है वो अपनी जो अपनी भूमिका है वो खो चुकी है राजस्थान में, इनके लोगों ने कहा है। ये सारा नोटिस में लिखा हुआ है कि ये जो आप लोग कह रहे हैं ना, गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने ना तो नोटिस पढ़ा है, ना नोटिस की बात आपको बताते हैं। अच्छा। ना आपको कानून की बात बताते हैं कि नोटिस जाने के बाद कोई कार्रवाई कोई कोर्ट कर ही नहीं सकता। ये मैंने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कहा है क्योटो होलोवन। तो ये कहना कि ये नोटिस बेबुनियाद है, ये अपने आप में बेबुनियाद बात है। आप कह ही नहीं सकते कि नोटिस बेबुनियाद है। क्यों नहीं? मुझे सिब्बल साहब ये बताइए, मुझे सिब्बल साहब ये बताइए, एक सवाल था शरद यादव के ऊपर भी
कि वो एक रैली अटेंड किए, इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। और यहां पर एक दलील ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं सचिन पायलट? उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो मैं भी तो आपको कहता लगता है हूं, अगर विरोधाभास नहीं है? कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो सवाल उठता यह है कि हरियाणा में क्यों बैठे हुए हैं, होटल में क्यों बैठे हुए हैं? जब वो कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस का सदस्य हूं, मैं कांग्रेस छोड़ नहीं रहा, तो जब कांग्रेस कहती है उनको कि भैया आके अपनी अब बात बताओ, आप बातचीत करो, आपको नाराजगी क्या है, तो मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे अगर कांग्रेस नहीं छोड़ रहे? तो नहीं, हरियाणा मैं में अगर आपको बताऊं, होटल कुछ में बीजेपी नेताओं से बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई सिब्बल साहब, मैं उस पर आपका ओपिनियन चाहता हूं। उनका यह कहना है कि सिर्फ इसलिए कि एक आदमी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा, ये उसका एक नाराजगी दिखाने का एक जरिया भी हो सकता है, इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया है। ये डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड्स कैसे बन सकता है? अगर कोई खफा है तो इस वजह से उसको बर्खास्त कैसे कर दिया जाए? बात देखिए, किसने कहा कि यही एक मुद्दा है? अरे भैया, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, ठीक है ना? कांग्रेस पार्टी मुझे बुलाती है कि भैया मुझे नाराजगी है, चलिए कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, कांग्रेस पार्टी मुझे बुलाती है कि आप आइए, एक बहुत जरूरी हमने फैसले करने हैं, मैं नहीं जाता, 13 जुलाई को नहीं जाता। फिर 14 जुलाई को फिर बुलाया जाता है कि साहब आप जरूर आइए क्योंकि इसमें चर्चा करनी है, कई बातों की चर्चा करनी है, नहीं जाता। फिर जो चीफ विप है वो कहता है कि साहब आपको आना चाहिए, आप मीडिया में तो बातें कर रहे हो, आपके जो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं 18 लोग, वो मीडिया में तो बयानबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? आप तो कहते हो आप कांग्रेस के सदस्य हो, और आपको नाराजगी क्या है? क्या आपको नाराजगी है कि 25 साल की उम्र में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए? ये आपको नाराजगी लगती है? उसके बाद 2004 से 2009 तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। फिर 2008 में मिनिस्टर बन गए, हमारी सरकार में मिनिस्टर बन गए। 2009 के बाद तो मेरे अधीन मेरी मिनिस्ट्री में काम करते थे, तो 2009 से 14 तक मिनिस्टर रहे, 30-32 साल की उम्र में। उसके बाद 2014 का चुनाव हक नहीं मिला, काम नहीं करने दिया, गहलोत जी काम नहीं करने दे रहे थे, ये कुछ आरोप थे। सुन लीजिए, 2014 में चुनाव हार गए, जी जी, फिर राजस्थान के चुनाव हुए, फिर उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन भी गए, उसके बाद पीसीसी प्रेसिडेंट भी बन गए, और साथ में 5 पोर्टफोलियो भी संभाल लिया। अब मैं मानता हूं कि कांग्रेस के इतिहास में इतना किसी को कभी तक नहीं मिला। अब ये तो आके बताएं कि नाराजगी क्या है, और अगर नहीं भी आते कोई बात नहीं, तो हरियाणा में क्यों जाकर बैठे हैं? अपनी कंस्टिट्यूएंसी को देखें, विधायक जो है वहां है वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को देखें। एक बीजेपी की सरकार की अच्छा सिब्बल साहब, मैं आपसे सवाल पूछूं, देखिए इसमें एक लीगल पॉइंट ये है सिब्बल साहब, लीगल पॉइंट ये है कि आप ये साबित कैसे करेंगे कि वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं? अक्सर ये आरोप लगा है कि बीजेपी का अदृश्य हाथ है पीछे से, लेकिन कानूनी रूप से ये साबित कैसे होगा? मुश्किल तो बात यह है ना कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि स्पीकर ने फैसला कर लिया कि उसको डिस्क्वालीफाई करना है, और स्पीकर और जो एप्लीकेंट है जिसने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन लगाई है उसके पास कोई और सबूत नहीं है, ये आपको कैसे मालूम? मुझे आप बताइए। अरे भाई, अभी तो कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई, अभी तो नोटिस ही हुआ है। वो आकर कहेंगे कि साहब हम तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, हमने तो कभी ऐसा बयान ही नहीं दिया। और अगर वहां के जो चीफ विप है कांग्रेस पार्टी का, जिसने ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर किया है, वो बताएगा साहब ये हमारे पास सबूत हैं, ये बातें हैं। नहीं बताएगा तो स्पीकर कहेगा कि साहब बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन मैं रद्द करता हूं, बताएगा। और अगर उसका जवाब नहीं होगा तो मामला अपना जा फैसला सकता लेगा, है सिब्बल साहब, अपना फैसला लेगा। और क्या प्रारूप होगा? क्या मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला जाता दिख रहा है, वो क्या प्रारूप लेगा? आप राजस्थान हाई कोर्ट के खिलाफ क्या दलील रखें? पहले सुप्रीम कोर्ट का मामला जाता दिख रहा है, अगली बात है पहले आप कानून की बात समझिए। मैंने ये बोला ना, 1992 की जजमेंट है, 5 जजेस की जजमेंट है, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि स्पीकर के डिसीजन से पहले कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। 1992 से लेकर 2020 तक 28 साल में कोई ऐसा कानून का फैसला नहीं आया, कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया कि दखल अंदाजी हो सकती है।
ठीक है, तो ये तो हो गई कानून की बात। जहां तक एविडेंस की बात है, वो एविडेंस तो अभी सामने आई नहीं, ना कोर्ट को मालूम है, ना इनको मालूम है, ना किसी और को मालूम है, ना उसमें कोई दखल अंदाजी कर सकता है, ना उसमें कोई बयानबाजी कर सकता है। तो वो एविडेंस तो अभी आएगी ना। अब जहां तक गवर्नर सत्र नहीं बुला रहे हैं, थोड़ी देरी कर रहे हैं, इसमें कोई लीगल दांवपेच देख सकते हैं आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का वो भी फैसला है। वो नबम टुकी के केस में मैंने ही बहस की थी, आंध्र प्रदेश के केस में। ये जो कियोटो होलोहन का जो फैसला है, उसमें भी मैंने बहस की थी 1992 में। नैरिमैन साहब और मैं दोनों वकील थे उसमें। तो यहां अरुणाचल प्रदेश नबम टुकी का फैसला है कि जो राज्यपाल का है उसको कोई डिस्क्रेशन नहीं है कि अगर सत्र कैबिनेट कहता है कि आप सत्र बुलाइए, तो वो नहीं कह सकता कि मैं सत्र नहीं बुलाऊंगा। कैसे कह सकता है? उसका क्या अधिकार है? He acts on the aid and advice of the Council of Ministers. That's वो the कह role रहे of हैं the वो governor. कानूनी दांवपेच देख रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट में ये था कि जिस तरीके के बयान अशोक गहलोत दे रहे हैं। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद सवाल कीजिए। कानूनी बयान तो इसमें कोई हो नहीं सकता। मैं सत्र बुलाना चाहता हूं, इसमें कानून की क्या बात है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैं सत्र बुला सकता हूं और उनको सत्र बुलाना पड़ेगा। इसमें कानून की क्या बात है? कानूनी की बात क्या, मुझे ये बताइए, कौन कह सकता है इसमें कोई कानूनी दांवपेच है? ठीक है, नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूं सिब्बल साहब, ये तो गवर्नर साहब का कहना है कि जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि लाख लोग बुला लिए जाएंगे। नहीं, कुछ कौन सी कानूनी बात है उसमें? भाई सत्र में तो लेजिस्लेटर ही एंटर करेंगे, कोई और एंटर कर ही नहीं सकता। विधायक तो वही आ सकते हैं और कोई तीसरा आदमी आ नहीं सकता। बताएंगे, ठीक है ना? तो गवर्नर साहब बताए तो सी के इसमें कौन सी बड़ी कानूनी बात है? हमने भी तो 45 साल कोर्ट्स में प्रैक्टिस किया। हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि गवर्नर साहब कहेंगे कि भाई अभी तो आपने कहा सत्र बुलाता हूं। ऐसे तो बजट पास नहीं होगा अगर कोई कहे कि मैं सत्र नहीं बुलाता। 21 दिन का टाइम पीरियड कहते हैं वो सिब्बल साहब, उनका कहना है 21 दिन का समय तो दीजिए सोचने के लिए। वो तो संविधान में नहीं लिखा कि 21 दिन का समय, वो तो रूल्स में है ना। कल को अगर कोई कल को पेंडेमिक हो जाए और कल कोई ऐसा हादसा हो जाए और सत्र बुलाना पड़े, तो गवर्नर कहेगा कि मैं 21 दिन का इंतजार करूंगा? यह फैसला गवर्नर करेगा? अरे सरकार ने चलानी है ना, चीफ मिनिस्टर ने चलानी है, गवर्नर ने तो नहीं चलानी। तो अगर सरकार तभी चलेगी या सत्र बुलाया जाएगा जी। और इनको क्या तकलीफ है सत्र बुलाने की? अगर यही कह रहे थे, आपको याद होगा कि इन्होंने ही बयान दिया था, ये जो हरियाणा में बैठे हुए हैं सचिन जी के पास, यही कह रहे थे कि भाई सत्र जल्दी से बुलाओ, हम ट्रस्ट वोट कराना चाहते हैं। तो जब वो खुद कह रहे थे, तो जब चीफ मिनिस्टर सत्र बुलाना चाहते हैं, तो अब तकलीफ क्यों है? क्योंकि इसलिए तकलीफ है, ये चाहते हैं कि 1 महीना और बीत जाए। गवर्नर साहब 21 दिन और देना चाहते हैं कि 2-4-10 लोग और खरीद लिए जाए। ये पैसों का खेल है, ये असंवैधानिक बड़ा आरोप है सिब्बल साहब। हाँ, ये असंवैधानिक। इसका कोई तथ्य है या ये आप ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, ऐसे की बात ही नहीं है। ये तो कौन कहीं जाकर बैठेगा? ये तो हम देख चुके हैं। ये तो हम कर्नाटका में देख चुके, उत्तराखंड में देख चुके, मणिपुर में देख चुके। भाई मणिपुर में एक बंदे ने जाकर, जो हमारी पार्टी से जो चुना गया, वो मिनिस्टर बन गया। आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो 3 साल बीत गए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जाके उसकी मिनिस्ट्री रद्द की। उसको बोला कि तू इस असेंबली में जा नहीं सकता। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश में भी जो डिफेक्टर थे, सारे तो मंत्री बन गए। तो खेल किसका है? खेल तो राजनीति है ना, कि मुझे कोई पद दे दोगे या कुछ और दे दोगे तो फिर मैं ठीक है, मैं डिफेक्ट कर जाऊंगा। ये तो देखो, राजनीति में कोई आज कोई प्रिंसिपल्स नहीं रहे, कोई नीति नहीं है कोई। यहाँ किस तरह से सत्ता पाई जाए, सरकारें गिराई जाएं, चुनी हुई सरकारें गिराई जाएं, ये खेल है राजनीति में। और इसमें राज्यपाल भी शामिल है, इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, इसमें हरियाणा के लोग भी शामिल है, और इसके सीआरपीएफ भी शामिल है, और पुलिस भी शामिल है, जो उनकी रखवाली कर रही है हरियाणा के होटल में। आप देखिए, आप जर्नलिस्ट लोग हैं, आप भी जानते हो असलियत। आप सवाल इसलिए पूछते हो ताकि दोनों पक्ष सामने आ जाएं, लेकिन असलियत देश की जनता जानती है, आप भी जानते हो। ठीक है सिब्बल साहब,
एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया और बहुत सारे आरोप भी लगाते लगाते आप चले गए हैं। अब इस पर एक अलग किस्म की राजनीति शुरू होगी, उसको किसी और दिन के लिए रखते हैं। सिब्बल साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।